नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हंगामे से शुरू, हंगामे पर खत्म। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों ने सत्र शुरू होने के साथ ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाकर हंगामा किया और इसके चलते 5वें दिन भी प्रश्नकाल बाधित हुआ और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। देखिए, विधानसभा के इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ निजी और सरकारी संपत्ति को धरना प्रदर्शनों, दंगों से होने वाले नुकसान की वसूली, विधेयक को पास करना ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने अनुपूरक बजट में आदिवासियों के लिए सिर्फ 400 रुपए का प्रावधान करने का मुद्दा उठाया। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। जब कार्रवाई स्थगित हो गई तो कांग्रेस विधायक आरफ मसूद और पीसी शर्मा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हमीदिया कांड में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में लीपापोती कर रही है सरकार और के 2 मंत्रियों के बयान में अंतर देखने को मिला है। आदिवासियों के लिए अनुपूरक बजट में राशि कम रखी गई है। इससे पहले भी जब हंगामा होता था तो विधानसभा 5 से 10 मिनट के लिए स्थगित होती थी। तो देखिए, आज तो पूरा प्रश्नकाल ही स्थगित कर दिया गया। उधर सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोप लगाया कि प्रश्नकाल विपक्ष के हथियार की तरह होता है। विपक्ष जनहित के मुद्दे उठा सकता है। पिछले सत्रों से साफ है कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करता है, इसे हल्ला काल बनाना चाहता है। तमाम चीजें हैं देखिए, लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि 5 दिन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातचीत होनी थी पर वो नहीं हो पाई और कुल मिलाकर ओबीसी से ही शुरू हुआ था हंगामा और उसी पर खत्म भी हो गया। कुछ चीजें थी जो महत्वपूर्ण थी, उन पर काम हुआ है, लेकिन उस पर भी विपक्ष ने कहीं न कहीं सवाल उठाए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। प्रश्नकाल विपक्ष के लिए हथियार की तरह होता है। जब वो जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाता है, पर आप पिछले सत्रों से लेकर आज तक एक बात दृष्टिगोचर हो रही होगी कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करता है, प्रश्नकाल को हल्लाकाल बनाना चाहता है विपक्ष, और इसलिए जो विषय शून्यकाल में उठ सकते हैं उन विषय को भी प्रश्नकाल में उठाता है। इतना अकर्मण्य विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी इस 5 दिवसीय सत्र में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जो विपक्ष को बाधित प्रश्नकाल नहीं किया हो विपक्ष ने। आज कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। पीड़ादायी प्रसंग है ये, और इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से करता हूं कि एक प्रबोधन कार्यक्रम अपने सदस्यों का लगाएं। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी नया हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कई बार हाउस पर कह चुके, फ्लोर पर रिकॉर्डेड है उनकी बात, और वो स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें कि विधानसभा चलती किस तरह से है। कम से कम इस विधानसभा की अवमानना न करें। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है, मुआवजा दिया, और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। कुल मिलाकर हमीदिया के अंदर जो कांड हुआ, ये नहीं मान रहे कि उसका फायर एक्सीडेंट खराब था। तो देखा आपने, हंगामे से शुरू, हंगामे पर खत्म। बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ। एक मामला जिसके लिए हंगामा हुआ इस सत्र में, वो तो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जो आना होगा आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो चर्चा होनी थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। तो क्या ऐसे ही चलना था? अब आगे क्या करेंगे? और जो कुछ चीजें हुई हैं, जैसे आदिवासियों के लिए भी सवाल उठाए गए कि बहुत कम राशि दी गई है, और जो तमाम चीजें और थी जिन पर बातचीत की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और पूर्व मंत्री कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
सुरेंद्र चौधरी जी, आज आपसे करना चाहूंगी चर्चा की शुरुआत, क्योंकि निश्चित तौर पर विपक्ष ने कई सारे सवाल आज उठाए हैं। और ये बात देखिए, 5 दिन के इस सत्र में शुरुआत हंगामे से हुई ओबीसी आरक्षण को लेकर और खत्म भी वैसे ही हो गया। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या माना जाए, मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन और अब आगे क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी भी चुनी हुई सरकार में सदन का नेता और सरकार का ये दायित्व होता है कि वह सदन की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से संचालित करे, और विपक्ष के रूप में जो जनता की बात है, जो जनता का एक बहुत बड़ा मंच है विधानसभा, उस मंच पर जनता की वो बातें जो छूट जाती हैं, जिनके कारण जनता तकलीफ में रहती है, उन परेशानियों का हल सरकार के समक्ष रखने के उद्देश्य से सदन में हमारी विपक्ष की तरफ से रखे जाते हैं। दुर्भाग्य का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ इसलिए नहीं है कि जानबूझकर पिछड़े वर्ग का जो ये हंगामा खड़ा किया हुआ है, सीधा सरकार का खड़ा किया हुआ है। हमारा सीधा साधा कहना ये है कि जब इस सरकार को इतना लंबा समय मिला कि पंचायत चुनाव जब आपको कराना थे, तो पंचायत चुनाव को आपने पहले से क्यों नहीं देखा कि जो इस तरीके की विसंगति उसमें रह गई? आपने रोटेशन क्यों नहीं किया? आपने रोटेशन करने के बाद आरक्षण क्यों नहीं किया? आपने जिस तरीके से जो ये व्यवस्था स्वयं उत्पन्न की है, और उत्पन्न करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया हैं, जिन्होंने कि यह सारा का सारा हंगामा खड़ा करने के मकसद से ही यह आरक्षण और चुनाव कराने की जरूरत यहाँ दिखाई गई है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट हमारी और इसकी साफ कोई चाहिए आपको, हम कोई इस पर राजनीति और हंगामा नहीं करना चाहते। आरक्षण बिल को लेकर स्वयं हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि इधर उधर की बात छोड़ो, अगर सही मायने में आप ओबीसी के आरक्षण की बात करना चाहते हो तो चलो अपन दोनों एक साथ मिलकर इस बात को लेकर चलें, जिससे कि जो वंचित वर्ग है उन्हें उसका हक मिल सके। यह उद्देश्य लेकर माननीय कमलनाथ जी द्वारा हमारे सदन में खुद सदन के नेता के सामने ये बात रखी और सदन के नेता का साथ दिया और तो संकल्प पारित हुआ। हंगामा करने का उद्देश्य हमारा नहीं है। हंगामा के कारण जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी हंगामा इसलिए करना चाहती है कि आदिवासियों को जो बजट प्रावधान है उस पर चर्चा ना हो सके, किसान जो परेशान है फसल बीमा के लिए, फसल राहत की राशि के लिए जो परेशान है वह राहत ना देना पड़े, बेरोजगारों को रोजगार ना देना पड़े, कारोबारियों को जिस तरीके से कोरोना काल में परेशानी पीड़ित हुए हैं, हताहत लोगों को राहत ना देना पड़े। इन सारी की सारी जन सुविधाओं से बचने के लिए, उनके हकूक से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार बच रही है कि विधानसभा में उसका सामना न करना पड़े। विधानसभा से बचने की गरज से इस तरीके से पूरा का पूरा हंगामा खड़ा करने का उत्तरदायित्व अगर किसी को जाता है तो वह सीधे तौर पर जाता है प्रदेश के सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की पर। मेरी यह भी गुजारिश है कि आज जिन हालातों में बिजली के क्या हालात हैं, आज किसानों के क्या हालात हैं, आज आम आदमी महंगाई की किस तरीके से त्रस्त है, आप सब जानते हैं। बिजली के नाम पे चला जा रहा है, बेरोजगारी के नाम पे चला जा रहा है। आज नीति आयोग ने खुद मध्य प्रदेश को गरीबी में कौन से स्थान पर रखा? 4थे स्थान पर। और ये चर्चा ना हो इसलिए बचना चाहती है हंगामा करके। क्या नौजवान बेरोजगार जो घूम रहे हैं, आज नौकरियों के लिए, छोटे छोटे कारोबार के लिए उनको रोजगार न देना पड़े, इसलिए बचना चाहती है सरकार हंगामा करके। इन तमाम सारे हंगामों से आप बच नहीं सकते। आपने इस मंच का, इतने बड़े मंच का, सत्ता के मंच का जो हंगामा करके नुकसान किया है, इसके लिए सीधे तौर पर राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दोषी है, मेरा ये आरोप। ठीक है, चलिए शंकर लाल तिवारी जी, 2 बातें आज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो यही है और यही हमको पहले दिन से लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये ओबीसी आरक्षण वाली जो आग थी ये पूरे 5 दिन को समेट दे, और वही हुआ। अब दूसरी चीज ये कि कुछ चीजों पर बातचीत हुई है लेकिन प्रॉपर नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि कभी भी प्रश्नकाल पूरा नहीं ठीक से चलने देते हैं और हंगामा इतना कर देते हैं कि कोई बात ठीक से नहीं होती। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि जो 2-3 बातें जो क्लियर हो पाई हैं, एक तो हमीदिया में कुछ बच्चों का जो इशू हुआ था, छोटे बच्चों की जो नवजात शिशुओं की मौत हुई थी, उस पर भी उनको वो संतुष्ट नहीं हुए जवाब से। दूसरा, आदिवासियों के लिए अनुपूरक बजट में जो कम राशि रखी गई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो असंतुष्ट नजर आया। 2 बातें तो ये हुई। तीसरी यही थी कि आखिरकार हंगामा होते होते सत्र पूरे 5 दिन का खत्म हो गया। अब आगे क्या?
देखिए, वस्तु स्थिति है, मुझे काफी तकलीफ भी है मन में, क्योंकि पुराना विधायक रहा हूँ। इतना गैर जिम्मेदार, दिशा विहीन, कांग्रेस दिशा विहीन देश में भी है, अध्यक्ष का पता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के अंदर इतना गैर जिम्मेदार, इतना दिशा विहीन और आक्रमण बिना किसी मेहनत के, और वो सिर्फ अखबार में, समाचार में, मीडिया में बने रहने की इच्छा से ही सारा काम कर रहे शायद प्रदेश के इतिहास में। इतना दिशा विहीन गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं रहा। अभी मेरे मित्र ने अच्छी बात कही कि सदन को चलाने का काम और सत्तारूढ़ दल के सदन के नेता का है। भाई साहब, आप भूल गए, आप वर्तमान में विधायक है और आप मेरे मित्र है, कलीग है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, सदन के नेता का काम तो है विधानसभा को संचालित कराना, चलाना और हर तरीके से जो वहाँ बात आए, सवाल आए, उनका हल निकालना, पर इसमें उतनी ही भागीदारी नेता प्रतिपक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। बिना इस बात को जोड़े, और वो वाक्य अधूरा है जो आप कह रहे थे। और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की स्थिति क्या रही? सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया था। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गए, बात कर रहे हो रोटेशन की, बात कर रहे हो आप जो है तो परिसीमन की, और बात करते करते काटने गए थे हथियार और काट दिया ओबीसी के 70,000 जनप्रतिनिधियों की गर्दन। और वहां पर आप कहने लगे, जब आपको सफलता, हाई कोर्ट, पहले आपने स्वागत किया चुनाव का आधे लोगों ने, और फिर आधे लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो चुनाव में शामिल रहेंगे, और पिछले दरवाजे से आप चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब गए, मीडिया ने पूछा, हम सब ने पूछा, तो आपने कहा नहीं, कांग्रेस नहीं गई है, वो तो कुछ लोग गए हैं। अरे भैया, वो सैयद साहब और वो आप मैडम दोनों कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं, नेता रही हैं, पर आपने नहीं कहा। फिर अचानक तनखा साफ प्रकट हो गया जब हाईकोर्ट में आपको नहीं मिला अवसर, लाभ नहीं मिला, चुनाव बाधित करने का जो आपका एकमात्र लक्ष्य था, और चुनाव से भागने का, क्योंकि उपचुनावों के परिणाम से आप डर रहे थे, आपके पास नेटवर्क नहीं था गांव-गांव में, और इस नाते आपने चुनाव को बाधित करने की असफलता जब आपको हाई कोर्ट में मिली, भय प्रकट कर पाला, आदरणीय तनखा साहब प्रकट हो गए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट जब गए, तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो अल्लाह मियाँ बड़े से आने, पहले ही काट लिए 2 आने। आप बात करने गए थे परिसीमन की, बात करने गए थे रोटेशन की, और कहने लगे कि जब देखा कि असफलता मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में कहा अपने बहस के दौरान कि चुनाव हम नहीं रोकेंगे, हाई कोर्ट के फैसले को हम नहीं क्रश करेंगे, तो आपने कह दिया महाराष्ट्र के तर्ज पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। ये प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, महाराष्ट्र के तर्ज का मतलब ये था कि, और आपने कहा, आपके वकील ने, आदरणीय तनखा जी ने, कि महाराष्ट्र में बिना आरक्षण के चुनाव हुए हैं, यहाँ भी कराए जा सकते हैं। अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में जैसे चुनाव हुए हैं उसी तर्ज पर सारे राज्य देश में होंगे, सारे राज्यों में होंगे, सुप्रीम कोर्ट एक ही है और इसलिए हम अलग अलग नहीं होने देंगे। अब आप 3 दिन तक, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 3-4 दिन तक बुरी तरीके से पिटते रहे मीडिया में। आपके ऊपर एक माथे में कलंक लगा, एक तो लोकतंत्र में ग्रामीण प्रतिनिधियों के चुनाव को बाधित करने का, और दूसरा कहीं ये तीर कहीं ये निशाने के चक्कर में, वकालत के चक्कर में आपने आरक्षण का भूत जिंदा कर दिया। वहां के आरक्षण के बिना चुनाव हो सकते हैं, और नतीजा ये हुआ कि सरकार ने कह दिया कि आरक्षण को दुरुस्त करके आइए, सामान्य करिए, और चुनाव बाधित हो गया। आपका जो एक आंख फोड़ लेंगे पर पड़ोसी का खुशगुन जरूर करेंगे दरवाजे में बैठ के, वो किसी तरह आपको सफलता मिली। और जब आप कलंकित हो गए, 4-5 दिन तक प्रदेश का, देश का मीडिया आप पर कटघरे में खड़ा करता रहा आपको, कि आपने आरक्षण के चिन्ह को वहां पर जाकर के आरक्षण मिल रहा था, पर्चे भरे जा रहे थे, चुनाव चालू हो चुका था। अगर पर्चे भर दिए गए होते, ये चुनाव होता, बाद में सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता आता तो देखते, पर आप नहीं माने। और नतीजा ये था कि जैसे विधानसभा लगी तो आपने उसको सुअवसर मान लिया। आपको उस समय महंगाई याद नहीं आई, उस समय भी बेरोजगारी की तकलीफ दे रहे थे, बेरोजगारी याद नहीं आई। उस समय कोरोना पीड़ितों का एक अब्द मुआवजे के मामले में आपने, आपके विधायक, नेता प्रतिपक्ष कोई कहीं से किसी तरीके से नहीं ला पाए।
और हुआ क्या? वह ये कि वो कलंक धोने के लिए जो आपने 70,000 प्रतिनिधियों का जिनको पर्चा भरा जा रहा था उनको आपने बाधित कर लिया, तो आपको लगा कि हम इस कलंक को धोएं, तो आप पहले दिन खड़े हो गए और पहले दिन खड़े होकर के एक बिल्कुल ऐसी गाय की तरह जो पालतू होती है, कमलनाथ जी ने स्वीकार किया कि नहीं भाई, हम आरक्षण के मामले में बिल्कुल नहीं है और हम तो सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार के साथ चलेंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, हम आरक्षण के मामले में सरकार के साथ है। ये आपका कलंक धोने का शंकरलाल तिवारी जी, अनुपूरक बजट में आदिवासियों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है विपक्ष ने। मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ, मैं विधायक रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, और मरकाम जी जिन्होंने विषय उठाया वो भी मेरे साथ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बजट को ठीक से पढ़ने की आदत नहीं है, या बजट को कैसे पढ़ा जाना है ये जानकारी नहीं है। देखिए, अनुदान मांगों में पूरे बजट में किसी भी विभाग में एक राशि रखी जाती है, 400 का मतलब 400 नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार एक तो जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं आदिवासी क्षेत्र में, जो करोड़ों करोड़ की है, उन सारी योजनाओं को राशि दी गई, और उसके बाद 400 का बजट जो जानते हैं, एक महाविद्यालय का बजट देते हैं 1 रुपए देते हैं, 1 रुपए में महाविद्यालय का भवन बनता है। और इसलिए बजट को पढ़ना चाहिए गंभीरता से, और उसके भावार्थ को उस मद में यदि 400 डाला गया है, वो मद खुला हुआ है। ठीक है। मार्च के पहले तक उसमें 400 नहीं, 400 करोड़, 4,000 करोड़ भी अगर आदिवासियों के लिए जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। अभी प्रधानमंत्री जी आकर के और मध्य प्रदेश में ही लाखों आदिवासियों को उपस्थित में ये बात कहते हैं। मैं अंत में एक बात आधा सेकंड में कह दूं, फिर दोबारा बात करूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप विधानसभा में 5 दिन में जो 5 दिन चली, जैसे भी चली रोध होकर के, उसमें स्थगन प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने स्वीकार किया, और उस विषय पर स्वीकार किया जो विषय ऑलरेडी कोर्ट में था, और आप कलंक धोने के लिए स्थगन लगा रहे, और आपको चर्चा का अवसर दिया, और चर्चा में इतना निकला, आपने कहा कि हम सरकार के साथ रहेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने वॉकआउट कई बार किया इस 5 दिन में। शायद कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन आपने सदन का बहिर्गमन नहीं किया। एक दिन मेरे को चैनल के एक वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे थे, भाई साहब बहिर्गमन तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, पर बहिर्गमन को कांग्रेस ने खिलवाड़ बना दिया। सदन के अंदर प्रश्नोत्तर काल को बाधित करना इतना बड़ा पाप है, किसी भी सदन के सदस्य से पूछ लीजिए, इतना बड़ा पाप है। प्रश्नोत्तर काल जो है ब्रह्मास्त्र होता है, सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष के विधायकों के लिए तो ब्रह्मास्त्र होता है। मुझे लगता है जनता की बातें और जनता के हित के सवाल आते हैं। देखिए, वही तो हुआ कि हंगामे के चलते यदि प्रश्नकाल बाधित हुआ है तो ये हंगामा किसने किया? सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। क्यों हंगामा करेंगे? झूठे आरोप लगा रहे, ये बार बार बाइकाट करेंगे, हो हल्ला करेंगे, बेल तक जाएंगे और प्रश्नोत्तर काल बाधित करेंगे, तो इनके हंगामा करने के लिए विधानसभा कैसे चलाई जा सकती है? ठीक है, सुरेंद्र जी, जब स्थगित हुई नहीं, जब स्थगित हुई है तब भी एक बार पहले स्थगित किया गया और अध्यक्ष उठ करके चले गए। दोबारा जब ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, ठीक है, तो दोबारा फिर इन्होंने हंगामा किया। ठीक है, ये सब कैमरे में, यहाँ झूठ बोलने से थोड़ी बात बनेगी। ठीक है, बोलने दीजिए। तिवारी जी, मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ, आप हंगामे की बात कर रहे हैं तो पिछला आप अपना रिकॉर्ड उठा लीजिएगा। आपके सदन में आप भी थे, मैं भी था उस सदन में, आधा सेकंड के बाद भी आप कई बार सदन में देखते होंगे, सबसे ज्यादा अगर चरित्र आप अपना देखेंगे, आपकी पार्टी के सदस्यों का देखेंगे तो हंगामेदार चरित्र आप लोगों का रहा है। जहां तक रही है जिम्मेदारी की बात, तो कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़ी जिम्मेदारी से साफ कोई करते हुए निष्पक्ष भाव से ओबीसी के आरक्षण के मामले में कहीं कोई लाभ लपेट नहीं रखी और कहा कि सरकार और हम दोनों ओबीसी के पक्ष में दिखाई पड़े। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग इस सदन लाए और सदन में आपके संकल्प में विचार दिया। आप बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही आप कांग्रेस को दागदार बना के बच नहीं सकते। आपको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। भारतीय जनता पार्टी के जितने मित्र हैं उनको झूठ बोलने की आरएसएस से मिली ट्रेनिंग के आधार पर इस तरीके से आम जनता को गुमराह करने की कार्रवाई की जाती रही है और आज भी वही सीधा का सीधा ढकोसला, झूठ का फुलंदा हमारे इस को लेकर यहाँ सौंपा जा रहा है।
चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो, मैं ये कहना चाहता हूँ ओबीसी के आरक्षण के मामले में आप कहते हो तो आप क्यों नहीं करे? आपका वकील जब ये ऑर्डर हो गया था तो सरकार के वकील ने तुरंत जाके फाइल की एप्लीकेशन द्वारा से कि साहब ये गलत ऑर्डर हो गया है। अगर आप इतने बड़े ओबीसी के हितचिंतक हो, हितैषी हो, तो आपका वह दर्द उस समय कहाँ चला गया था? आज जिस तरीके से 70,000 लोगों के हकों को छीन रहे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया तब आप जागे, वरना आपको चुनाव में मत से चुनाव से कौन भाग रहा? कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव से नहीं भागी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विश्वास रहा है। आप तो डाका डालने में आपने हमारे विधायकों के साथ खरीदा, आपने सरकार गिराई, आपने सरकार खरीदी, आपको जनप्रतिनिधित्व को खरीदने वाले लोग हो, वोटरों को खरीदने वाला चरित्र रहा है। आप विधायकों को खरीदते हो, आप सरकारें खरीदते हो, और आप यहाँ हरिश्चंद्र बन के ये बात कहना चाहते हो कि आप बड़े साफ पाक हो। साफ पाक कहाँ से हो? आप अगर साफ पाक होते तो अभी तक आज मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग इस तरीके से परेशान नहीं होता। पूरे मुझे तो देखिए प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग परेशान है। सदन में जिस जिम्मेदारी के साथ ये हंगामा आप कहते हो कि सदन में, मानता हूँ हमारी आपकी निश्चित विपक्ष की दोनों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सदन की नियत और नीति स्पष्ट होना चाहिए। आपकी नियत और नीति दोनों में खोट था। आप पहले दिन से ही इस तरीके से नहीं चाहते थे कि जनता के सामने जो वर्तमान हालात है, वर्तमान मुद्दे हैं, महंगाई के, वर्तमान गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक परेशानियां हैं, बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, आम आदमी परेशान है, इन सब परेशानियों को, तकलीफों को विधानसभा के मंच पर उठाया ना जा सके, इस गरज से आपने पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके का इशू पैदा करके जानबूझ के दी। और नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर रहे हो आप, ये वही नरोत्तम मिश्रा है जो 2019 जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की गवर्नमेंट ने कितने बार वॉकआउट किया इन्होंने? दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 10 साल में कितने बार वॉकआउट किया मैंने? तिवारी जी आप और मैं उस सदन में थे, आपको याद रहता हूँ मैं 98 से 2003 के सदन में कितने बार वॉकआउट करने वाले नरोत्तम मिश्रा आज 100 खा के और प्लीज आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से इनके चरित्र आपके सामने भी रहे। आप इससे संजीदगी और इससे बढ़िया हमारे साथ बड़े नेता है, और आपको इस तरीके से शोभा नहीं देता कि इन लोगों की आप तारीफ करें। मजबूरी हो सकती है आपकी पार्टी की तरफ से बोलना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों ने ही यह चरित्र मध्य प्रदेश में पैदा किया, हंगामेदार चरित्र, जो आज हमें इतने महत्वपूर्ण मंच को 5 दिन जो प्रदेश की विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश में एक प्रचंड लोकतंत्र के लिए जो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इसकी सीधे तौर पर आप और आपकी पार्टी जिम्मेवार है। मैं आगे ही आपसे अनुरोध करना चाहूंगा इसमें। ठीक है, चलिए शंकरलाल तिवारी जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ कि वो विधायक है वर्तमान में, किसी दिन लाइब्रेरी चले जाइए जो विधानसभा की देश की सबसे रिच लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में जाके देखिए कि हमारे प्रतिपक्ष की बात आप करते हैं। तो 2003 आपने बताया, 2003 में नरोत्तम मिश्रा जी के बहिर्गमन का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री होती। और इस नाते आपने जो काम है, बात कर रहा हूँ मैं बात तो सुनिए, 2003 आपने कहा है, मैं 2003 का बता रहा हूँ। 2003 कर रहा हूँ मैं। चलिए मैं बीच में नहीं बोला था। आप मान लीजिए आपने बहिर्गमन अगर बहुत अच्छा मानते हैं, छोटी छोटी बातों पर सदन से बाहर जाना, फिर आधा घंटा वादा करके फिर वही करना, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए हर बात में आप बीच में बोलेंगे, आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला। प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लाइब्रेरी में जाके देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष जो रहे विक्रम जी वर्मा, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, कैलाश जी जोशी, गौरी शंकर जी सेजवार, इनके 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के हाउस के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट भाषण है कांग्रेस के नेता रहे श्रीनिवास तिवारी जी। पहले वो समाजवादी नेता हुआ करते थे, उनका 3 दिन तक लगातार भाषण है, पिन ड्रॉप साइलेंट। ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ शंकरलाल तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ आप दोनों मेहमानों को, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए हंगामे से शुरू हुआ, हंगामे पे खत्म, और ये चर्चा भी ऐसी ही हुई। शुरू तो अच्छे से हुई, थोड़ा थोड़ा हंगामा होने लगा। देखिए मुद्दे बहुत सारे थे बट चर्चा तो नहीं हो पाई, यही लग भी रहा था। पूरा का पूरा सत्र जो था ये पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण लेकर चला गया। आगे क्या,
अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।